Hello everyone, I am Radheshyam and today we will talk about the economic life of later Vedic period और उत्तर वैदिक काल। तो आज हम उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन की बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में सबसे हमें पहले पढ़ना है लोहे की खोज या लोहे की जानकारी। लोहे की जानकारी लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास आर्यन जो लोग थे उन्हें लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। और जब उन्हें लोहे की जानकारी प्राप्त होती है तो लोहे से वो तरह तरह के उपकरण और हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। लोहे के उपकरण और हथियार बनाना शुरू करते हैं। लोहे के उपकरण और हथियार बनाते हैं और इस उपकरण की सहायता से वो क्या करते हैं, जंगलों की सफाई करते हैं। जंगलों की सफाई करते हैं और जब जंगलों की सफाई करते हैं तो कृषि का विस्तार होता है। कृषि भूमि का विस्तार होता है। कृषि भूमि का विस्तार होता है। कृषि भूमि का विस्तार होता है और जब कृषि भूमि का विस्तार होता है तो बड़े पैमाने पे कृषि का कार्य शुरू हो जाता है। कृषि कार्य बड़े पैमाने पे कृषि कार्य शुरू हो जाता है। तो अब हमने जैसा कि देखा था ऋग वैदिक काल के जो आर्यन लोग थे उनके जीवन का या उनके जीविकोपार्जन का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। ऋग वैदिक काल के जो लोग थे उनके जीविकोपार्जन का मुख्य आधार पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के आर्य लोगों के जीवन का मुख्य आधार हो जाता है कृषि। मुख्य आधार क्या हो जाता है, कृषि कार्य उनका मुख्य आधार होता है। और ये कृषि कार्य मुख्य आधार बनने के पीछे लोहे की जानकारी थी और इस लोहे को वेद में श्याम अयस या और कृष्ण अयस के नाम से जाना गया है। कृष्ण अयस के नाम से जाना गया है। तो ये दो नाम लोहे को की वेद में है, श्याम अयस और कृष्ण अयस। और आप जानते हैं कि इससे पहले अब तक मानव को लोहे की जानकारी नहीं थी, लोहे के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। तो मानव के जीवन में लोहे का प्रवेश 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल में होता है। इससे पहले जो वैदिक काल था, इससे पहले जो हड़प्पन काल था, तो हड़प्पा के लोगों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। अब जब ये कृषि कार्य शुरू होता है तो यहाँ पे किन किन फसलों को उपजाया जाता है कृषि कार्य में, अतरंजी खेरा एक जगह है। आपको उत्तर प्रदेश में एक जिला है एटा, और एटा में ही ये जगह है अतरंजी खेरा। और इसी अतरंजी खेरा से हमें उत्तर वैदिक काल के चावल, गेहूं, जौ, तिलहन, इन सभी फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी खुदाई से जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल के लोग जो मुख्य फसल उपजाया करते थे उसमें क्या था, चावल था, गेहूं था, जौ था, तिलहन था। जो चावल है इसके साक्ष्य हस्तिनापुर से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये इनके मुख्य फसल थे, चावल, गेहूं, जौ। और इससे पहले जब हम ऋग वैदिक काल पढ़े थे तो हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल में सिर्फ एक ही फसल का जिक्र मिलता है और उसका नाम है यव, यानी जिसको हम जौ कहते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के यव यानी जौ के अलावा चावल, गेहूं, तिलहन जैसे फसलों की भी जानकारी हमें प्राप्त होने लगती है। दूसरी बात यह है कि जो चावल है, चावल के लिए वेद में एक शब्द का उल्लेख हुआ है जिसको हम बोलते हैं व्रीहि। तो ये आपको याद रखना है कि वेद में चावल को किस नाम से उल्लेखित किया गया है। वेद में चावल को व्रीहि के नाम से उल्लेखित किया गया है। वेद में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस के नाम से उल्लेखित किया गया है। ये सब प्रश्न इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वेद में किसको किस नाम से जाना गया है। हमने आपको बताया था कि ऋग वैदिक जो ग्रंथ है उसमें अलग अलग नदियों का भी अलग अलग नाम है। जैसे आज हम जिसको गंडक के नाम से जानते हैं उसको तब सदानीरा के नाम से जाना जाता था।
जिसको आज हम रावी के नाम से जानते हैं, उसको तब परुशनी के नाम से जाना जाता था। तो ये वेद के अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग नाम हैं। अब कृषि के अलावा अगर हम बात करें तो पशुपालन तो पहले की तरह चल ही रहा था, पशुपालन का काम पहले की तरह चल रहा था। और इस काल में जो एक चीज हमें जानकारी वेद से प्राप्त होती है, वेद में समुद्र यात्रा का जिक्र है। इससे विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि उत्तर वैदिक काल के लोग व्यापार भी किया करते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग व्यापार भी किया करते थे, व्यापार का काम करते थे, और कुछ लोग व्यापार के द्वारा भी अपना जीवन चलाते थे। और व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। व्यापार क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। हालांकि उत्तर वैदिक साहित्य में मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान का उल्लेख मिलता है, मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान का उल्लेख मिलता है। लेकिन निष्क दरअसल क्या था? एक स्वर्ण आभूषण था, गले में पहनने वाला एक स्वर्ण आभूषण था, जिसको आजकल नेकलेस के नाम से जानते हैं। और शतमान भी एक आभूषण ही था जो चांदी से बना होता था। तो उत्तर वैदिक काल में तो ये मुद्रा के रूप में नहीं स्थापित हो पाया, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद के समय में यही निष्क और शतमान मुद्रा के रूप में स्थापित हो गया था। इसके अलावा अगर हम व्यापार जब था तो नगरीय जीवन भी होगा, बिना व्यापार के तो नगरीय जीवन हो नहीं सकता है। तो इस समय जो नगर थे वो बहुत ही प्रारंभिक स्तर के नगर थे, बहुत के नाम से जाना जाता है, या प्रारंभिक स्तर के जिन नगरों का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है, कौशाम्बी का उल्लेख मिलता है, इसके अलावा हस्तिनापुर, इन दो नगरों का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथ में मिलता है। और ये जो कौशाम्बी है, जिस इलाहाबाद में प्रयागराज के नाम दिया गया है, वही कौशाम्बी है। तो जो उत्तर वैदिक काल था, यहाँ धीरे धीरे नगर का भी उदय होने लगा था। लेकिन इसके बाद के काल में आप देखेंगे गौतम बुद्ध के जब काल आता है तब उस समय बड़े बड़े नगरों का उभार हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ऋग वैदिक काल में आर्यों का जीवन कबायली था और वो पशुपालन पे आधारित रूप से एक निश्चित क्षेत्र में रहने लगते हैं और कृषि उनका मुख्य पेशा बन जाता है। इसके अलावा व्यापार भी होता है, पशुपालन भी होता है और शिल्प का काम भी होता है, जैसे रथकार, चर्मकार, कुम्हार, कुंभकार, लौहकार, इस तरह के अलग अलग लोग अलग अलग तरह के शिल्प के कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। तो इस तरह हमने आज उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक